हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे सभी लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री की सॉल्यूशन चैप्टर को बताएंगे, यानी विलियन चैप्टर लेकर आए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक विलियन चैप्टर, यानी विलियन सॉल्यूशन, ये है आज की टॉपिक, जो कि क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहले देख लेते हैं कि विलियन होता क्या है। तो विलियन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग विलियन कहते हैं, यानी द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ द टू और मोर सब्सटेंसेस। तो देखिए कि ऐसा होना चाहिए, पदार्थ पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, मिक्स हो जाना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, सोल्यूशन बनेगा। तो अभी मैंने बताया कि जो विलियन होंगे उसमें टू और मोर सब्सटेंसेस होंगे, तो उन सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो हमारे पास विलियन में एक विलायक होता है और एक क्या होता है, विलय, यानी एक सॉल्वेंट होगा और एक सोल्यूट होंगे। तो यानी सॉल्वेंट का मतलब क्या हो गया कि जो पदार्थ को, यानी जो पदार्थ को घुलाता है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट यानी विलायक कहते हैं, और जो पदार्थ घुलता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सोल्यूट यानी विलय कहते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास विलियन में दो मुख्य कंपोनेंट हो गए, सॉल्वेंट और सोल्यूट, विलायक और विलय। तो यानी जो सॉल्यूशन होगा आपका, सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया यानी सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, यानी यही विलायक बोले जाते हैं और ये विलय बोला जाता है, और ये हो गया आपका विलियन। तो यहां एक बात और ध्यान देंगे हम लोग कि जो विलायक की क्वांटिटी होगी, यानी जो विलायक होगा आपका, ये ग्रेटर देन क्या होगा, विलय, यानी सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होगी यानी मात्रा होगी, वो सॉल्यूट से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, यानी जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्वेंट मान लेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट होता भी है, न्यूमेरिकल आगे सॉल्व करने में काफी यूजेस होंगे इसके, तो इतना ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब देखिए कि हम लोग विलियन कितने प्रकार के बना सकते हैं, यानी जो सॉल्यूशन के टाइप्स होंगे कितने हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, मेनली 3 सब्सटेंसेस होते हैं, यानी ठोस, द्रव और क्या होते हैं, गैस, यही होता है ना। तो अब इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ध्यान दीजिएगा कि अब इन्हीं से हमको क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है, विलियन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो हो सकता है कि अगर हम लोग ठोस ले लें तो ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में और ठोस का गैस में, यानी सॉलिड सॉलिड हो गया, सॉलिड लिक्विड हो गया और फिर सॉलिड गैस हो गया। तो यानी एक उठा तो कितने बन रहे हैं, 3 टाइप्स। तो 3 टाइप्स होने का मतलब क्या होगा कि इसका 3 टाइप्स होगा, फिर इसका भी क्या होगा 3 टाइप्स, और इसका भी क्या होगा 3 टाइप्स। तो यानी पूरा मिला के कितने होंगे, 9 टाइप्स। यानी जो सॉल्यूशन के प्रकार होंगे कितने प्रकार के होंगे आपके, 9 प्रकार के। तो इसको ज्यादा हम लोग को सिलेबस में ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है, बस इतना जान करिए कि सॉल्यूशन के सारे टाइप्स कितने होते हैं, हमारे 9 टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो सॉल्यूशन होगा हमारा, या तो सांद्र हो सकता है, या तो तनु हो सकता है, या तो कॉन्संट्रेटेड हो सकता है, या तो डाइल्यूट हो सकता है। अब नया टर्म आ गया कि कॉन्संट्रेशन क्या होता है, यानी सांद्रण क्या होता है, और तनु यानी डाइल्यूट क्या होता है। तो इस पे बात कर लेते हैं। तो देखिए जो भी चीजें होगा नेचर, सब दोनों इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को मिला के ये बना है। तो यानी कोई भी टर्म्स आएगा तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट और सोल्यूट पे डिपेंड करेगा, यानी विलय और विलायक पे डिपेंड करेगा। तो अगर हमारे पास क्या है, अगर सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए किसी सॉल्यूशन में, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की क्वांटिटी क्या हो गया, ज्यादा हो जाए किससे, सोल्यूट से। ध्यान रखिएगा किसी भी सॉल्यूशन में, यानी किसी विलियन में विलायक की मात्रा अगर विलय से ज्यादा हो जाए तो ये विलियन क्या कहलाएगा, तनु विलियन।
तो इनको क्या कहेंगे हम लोग, तनु विलयन यानी डाइल्यूट करेंगे। क्लियर है? अगर किसी सॉल्यूशन में क्या हो गया कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट की क्वांटिटी क्या हो गई, सॉल्वेंट से अधिक हो गई। ठीक है, अगर कोई भी विलयन है, विलयन में अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी सॉल्वेंट से ज्यादा हो गई यानी सॉल्वेंट से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, सांद्र विलयन यानी कॉन्संट्रेटेड का है। तो ये दो चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर हमने कहा कि अगर किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूट की क्वांटिटी को उसमें बढ़ा देंगे। अगर मान लीजिए कहा जाए कि तनु करना है तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, बस यही सिंपल है। यानी इसी पे अगर ये बढ़ा तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो डाइल्यूशन बढ़ा। ठीक है, तो इसको ध्यान देंगे सब लोग। इतना क्लियर है? तो अब देखिए इसके बाद आती है कि आखिर विलयन में कितनी सॉल्यूट है। ठीक है, यानी कोई भी अगर सॉल्यूशन उठा ले, यानी कोई भी विलयन उठा ले, उसमें कितनी सॉल्यूट है, यानी उसमें कितने हमारे क्या है, विलय की मात्रा है, तो वो भी एक टर्म आएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, विलयता यानी सोलबिलिटी। तो हमारा नया हेडिंग क्या होगा, सोलबिलिटी। तो देख लेते हैं सोलबिलिटी। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, सोलबिलिटी। ये तो क्लियर हो गया होगा, कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन कैसे कैसे क्या होगा। तो सब लोग अपना नोट करते जाएंगे जो चीज मैंने बताया है। तो अब आगे टॉपिक सोलबिलिटी यानी विलयता है, इसी को विलयता बोला जाता है, विलयता। तो देखिए क्या घुल रहा है, विलयता उसी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझा जाए तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं, एक सैचुरेटेड हो गया, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक सुपर सैचुरेटेड होता है। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूट की और क्वांटिटी डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर यानी किसी स्पेसिफिक कंडीशन में। अब हमारे पास क्या है कि सैचुरेटेड क्या होगा, सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा कि अगर कोई कंडीशन रख दे कि टेम्परेचर इतना ही रहेगा, ठीक है, प्रेशर इतना ही रहेगा, यानी एक तो हम लोगों को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कंडीशन दे दिया। फिर अगर उसमें सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा सॉल्यूशन क्या करते हैं हम लोग, सैचुरेटेड यानी वो सैचुरेटेड है। ठीक है, जैसे नहीं होता है कि हम लोग खाना वाना खा लिए तो उसके बाद और अमाउंट में मिले भोजन तो नहीं खा सकते, तो मतलब क्या है, हम लोग सैचुरेटेड हो गए। तो उसी तरह सॉल्यूशन भी होता है कि अब उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, बट कंडीशन सब लोग समझिए, कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई कांस्टेंट कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रख ले। ठीक है, तो उसी तरीके से होता है। तो हम लोग अगर देना चाहें डेफिनेशन इसका तो दो तरीके से दे सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या हो गया, इसको देख लेते हैं, यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी एक टर्म ये दे सकते हैं हम। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि किसी संतृप्त विलयन में विलय की मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयता कहलाती है। तो एक तो हो गया नॉर्मली। अगर हम लोग देखें दूसरा डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन ये कहता है कि अगर हम लोग एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करें, नियत ताप कर दें, यानी नियत ताप पर, तो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर यानी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नियत ताप पे 100 ग्राम विलायक में
विलय की मात्रा कितनी घुली है वो उस विलयन की विलयता कहलाती है। ठीक है, तो दोनों तरीके से हो गया। यानी ताप मैंने नियत इसलिए कर लिया, यानी क्योंकि ताप बढ़ाने से हो सकता है कि विलयता घटे, तो ये बाद में देखा जाएगा, इसलिए हमने एक कंडीशन को क्या कर दिया, यहाँ नियत कर दिया है। अब नियत क्यों किया है आगे वाले टॉपिक में समझेंगे। तो दोनों डिफिनेशन समझ लीजिए सब लोग। इसमें हम लोग कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट का अमाउंट है वो क्या हो गया आपका सॉल्युबिलिटी हो गई। या तो हम कह सकते हैं एट अ कांस्टेंट टेंपरेचर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 100 ग्राम विलायक में घुले विलय की मात्रा को क्या कहते हैं, विलयता कहते हैं। बट कंडीशन क्या होना चाहिए, ताप नियत होना चाहिए। क्लियर इतना, कोई दिक्कत? यानी एक बात यहां से क्लियर हुआ कि जो सॉल्युबिलिटी दिखाएंगे 100 ग्राम में ले लीजिए तो ऑलवेज क्या में आएगी, परसेंटेज में आएगी, यानी सॉल्युबिलिटी किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी। इतना चीज क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या आएगा कि विलयता आखिर किस किस चीज पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, तो यानी विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो अब कौन कौन सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं हम लोग उसको देखेंगे। तो देखते हैं, यानी सॉल्युबिलिटी को कौन कौन अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो वही हम लोगों ने ताप को नियत किया था, इसलिए मैंने सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ताप को देखेंगे। ठीक है, यानी टेम्परेचर को ही देखा जाएगा पहले, यही ज्यादा परेशान करता है टेम्परेचर। तो हमारे पास ताप का क्या कंडीशन होगा देखते हैं। जो ठोस की विलयता है, यानी जो ठोस की विलयता है ताप बढ़ने पर क्या होती है, द्रव में बढ़ती है। यानी ठोस की विलयता ताप बढ़ने पर द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है जिनकी क्या होती है, घटती है, तो बाद में कंसीडर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो कौन कौन बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, यानी सॉल्युबिलिटी ताप बढ़ने पर किसकी बढ़ती है और क्यों बढ़ती है, ये अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यानी फर्स्ट कंडीशन आ गया कि द solubility of solid increase with increase temperature, with increase in temperature। यानी कहने का मतलब है कि जो सॉलिड की solubility है, सॉलिड इन लिक्विड, इंक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर, यानी जो ठोस की विलयता होती है द्रव में ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। जनरली कंडीशन में यही कहा जाता है। क्यों बढ़ती है, तो जब कोई भी सब्सटेंस, यानी जब कोई भी पदार्थ किसी विलायक में घुलता है, यानी किसी विलायक में घुलता है, तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी कोई भी पदार्थ जब किसी विलायक में घुलाते हैं तो ऊष्मा क्या होती है, अवशोषित होती है, इसलिए ताप बढ़ाने पर क्या होती है, उनकी विलयता बढ़ जाती है। यानी हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से क्या होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये तो रीजन भी समझ में आ गया। अब देखिए कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, यानी जिनकी विलयता होगी ताप बढ़ने के साथ क्या होगी, घटेगी। तो है कुछ सब्सटेंस, जैसे देख लेते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, कैल्शियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, यानी ताप आपने बढ़ाया, एरो ऊपर मतलब बढ़ाया, तो सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होती है, घट जाती है। सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इनकी घट जाएगी। क्लियर है, तो यानी अभी और भी है, ETC कर लेते हैं। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इनका टेम्परेचर, अगर इनके सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इनकी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, तो छोटा सा रीजन है, क्योंकि ये क्या होते हैं कि जब घुलते हैं, यानी जब ये दोनों डिसॉल्व होते हैं, तो यानी हीट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब ना करके क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी हीट क्या करते हैं,
देते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। यानी जब ये दोनों विलायक में घुलते हैं तो उष्मा उत्सर्जित करते हैं, यानी हीट रिलीज करते हैं, इसलिए इनकी सोलबिलिटी टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाती है, ठीक है। इतना क्लियर रहा कि नहीं? चलिए सब लोग इसको नोट कर ले। तो फिर आगे तो एक कंडीशन तो हो गया, अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। तो सेकेंड कंडीशन क्या होगा, देखिएगा। तो हमारे पास क्या होगा कि नेचर, सेकेंड क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि नेचर कैसा है। हर एक चीज सही बात है, नेचर पे ही डिपेंड करता है, किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना है, ऐसे भी तो नेचर काफी मायने रखता है। तो सेकेंड आ गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सबसे ज्यादा तो इसकी नेचर की बात होगी, क्योंकि डिसॉल्व तो इसे भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके नेचर को देखेंगे, यानी विलायक तथा विलय की प्रकृति पर। तो हमारे पास देखिए जो सॉल्वेंट होंगे, यानी जो सॉल्वेंट होंगे, पहले देख लेते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, सॉल्वेंट मेनली टू टाइप्स के आ गए। एक हो सकता है कि या तो पोलर हो, यानी ध्रुवीय हो, या तो आपका क्या हो, नॉन पोलर हो, यानी अध्रुवीय हो। यानी यही दो हो गए कंडीशन, या तो पोलर होंगे या तो नॉन पोलर होंगे। तो यानी कहने का मतलब है, और ध्यान समझिएगा कि इसकी सोलबिलिटी को लेके, यानी इसकी जो इफेक्ट है सोलबिलिटी पे क्यों पड़ेगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि जो एक ही नेचर के होते हैं जल्दी मिल जाते हैं। हम लोग भी जानते हैं कि स्वाभाविक हम लोग के क्या होता है लाइफ में कि अगर नेचर एक दूसरे से मैच करता है तो क्या करते हैं, जल्दी से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल मिल जाते हैं, ठीक है। उसी तरह ये भी है, अगर हमारे पास अगर पोलर है, अगर ये पोलर है तो हमारे पास अगर सॉल्यूट भी क्या रहा, पोलर रहा, तो तेजी से डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास ये नॉन पोलर है तो अगर सॉल्यूट भी क्या रहा, नॉन पोलर रहा, तो क्या होगा, जल्दी से डिसॉल्व होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो यानी इसका मतलब अगर नेचर समान है तो तेजी से डिसॉल्व होंगे। क्लियर हो गया? तो देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा, यहां से ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए सॉल्यूट है NaCl, विलय जो लिया मैंने, क्या लिया, NaCl। तो हम लोग जानते हैं कि एक मेटल और एक नॉन मेटल बनेगा तो ऑलवेज क्या बनाएगा, ध्रुवीय। यानी एक मेटल रहे और एक नॉन मेटल रहेंगे तो क्या बनाएंगे, ध्रुवीय बनाते हैं, पोलर बनाते हैं, क्योंकि पार्शियली क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो जिनके ऊपर मोल्टेन पोजीशन में, यानी ड्रॉ अवस्था में, ठीक है, प्लस और माइनस क्रिएट हो जाता है, आ जाता है, तो उन्हीं को हम लोग क्या करते हैं, ध्रुवीय करते हैं, पोलर करते हैं। सिंपल है। तो अब देखिएगा, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं, यानी H2O, तो H2O हमारा क्या है, ये भी क्या है, यानी पोलर विलायक है, यानी पोलर सॉल्वेंट है, यानी H2O क्या है, पोलर है, यानी ध्रुवीय विलायक है, यानी ये क्या होता है, ध्रुवीय विलायक होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए सब लोग। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जब इसको बार बार देख चुके हैं, यानी इस तरीके से ये आयन के फॉर्म में ब्रेक होता है, ठीक है, टूटता है। तो यानी अभी हमने बताया कि जिनके ऊपर क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते हैं, वो क्या होता है, हमारा ध्रुवीय यानी पोलर होता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखिएगा, ये भी क्या होगा, प्लस माइनस में ब्रेक होगा, तो यानी इसका मतलब दोनों का नेचर क्या है, समान है। तो हमने बताया कि जब नेचर मिलेंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, यही बताया। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि NaCl क्या होगा, वाटर में बहुत अच्छे से डिसॉल्व होगा, ठीक है ना। यानी जो NaCl है वाटर में क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व होगा। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा NaCl भी क्या है, ध्रुवीय यानी पोलर है, और जो H2 है वो भी क्या है, पोलर है यानी ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय मिलेंगे तो हमने क्या बताया, बहुत अच्छे तरीके से घुल मिल जाएंगे, ठीक है। तो कितना चीज समझ में आ गया। अगर मान लीजिए यही NaCl मैंने उठा लिया,
NaCl उठा लिया और फिर हमारे पास क्या रहा, कार्बन टेट्राक्लोराइड रहा। तो अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल, तो ये क्या हो गया, अध्रुवीय हुआ कि नहीं, यानी क्या हो गया अध्रुवीय, यानी ये नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर होगा तो सही से डिसॉल्व होगा, नहीं होगा, यानी ये नॉन पोलर है और क्या है पोलर है, तो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इतना क्लियर हुआ कि नहीं, अगर पोलर सॉल्यूट है, अगर पोलर सॉल्वेंट है तो डिसॉल्व अच्छे से हो जाएंगे, अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो अच्छे से डिसॉल्व होगी। लेकिन अगर पोलर सॉल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट में घोला जाए तो नहीं होगा, यानी जो ध्रुवीय हैं विलायक, सॉरी जो ध्रुवीय विलय हैं अध्रुवीय विलायक में घोला जाए तो डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है, कोई दिक्कत? तो ये तो हो गया प्रकृति। लेकिन देखिएगा हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉल्वेंट हैं, सॉरी कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हैं जो क्या होते हैं अल्प विलय हैं, यानी हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉल्यूट हैं जो अल्प विलय हैं। अब उनका क्या असर करेगा ये देख लेते हैं। तो उनके लिए एक आता है हमारा थर्ड वन, यानी थर्ड वन देख लेते हैं कि क्या है। तो जो थर्ड होता है आपका, यानी थर्ड हो गया सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उनके लिए है जो अल्प विलय है, यानी पार्शियल सॉल्युबल है। यानी जो सॉल्यूट क्या है पार्शियल सॉल्युबल है, यानी जो सम आयन प्रभाव है किसके लिए लागू होगा, सिर्फ उनके लिए जो अल्प विलय है, यानी पार्शियली सॉल्युबल है। तो सम आयन का मतलब क्या होता है, तो ध्यान समझ लेते हैं, एग्जांपल से हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा हमारे पास AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, तो ये क्या होगा सिल्वर है, तो ये क्या अल्प विलय होगा। तो अगर यहां से देखा जाए, अगर हमारे पास एक है NaCl, ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करें इसको NaCl में डिसॉल्व करें, अगर हम लोग इसको क्या करें NaCl में डिसॉल्व करें, तो हमारे पास हम लोग देख रहे हैं कि ये क्या है Cl और Cl, ये क्या है कॉमन आयन है कि नहीं, यानी ये क्या हो गया आपका कॉमन आयन, यानी कॉमन आयन, यानी Cl इसमें भी है और Cl इसमें भी है, तो ये सम आयन हुआ कि नहीं। तो अगर इसमें डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा, डिसॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है, यानी AgCl को NaCl में हम लोग डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनमें क्या है कॉमन आयन है, तो कॉमन आयन क्या होते हैं डिसॉल्व नहीं करते हैं। क्लियर हो गया, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब जैसे हमारे पास क्या है, अगर ये AgCl है, अब इसमें H2 में करें तो इसमें तो हमारे पास मैंने देखा कि ये क्या होगा H प्लस और ये क्या होगा OH माइनस होगा, यानी इसमें Cl इसमें OH है, तो इसमें डिसॉल्व होगा, तो हम लोग जानते हैं कैसा है ये पार्शियली है, यानी अल्प विलय है, ठीक है ना। तो सम आयन प्रभाव समझ में आया कि नहीं, अगर आयन मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो जिनकी सोलबिलिटी कम है, जिनकी सोलबिलिटी कम होती है यानी पार्शियली सोल्यूबल होते हैं, वो कॉमन आयन इफेक्ट उनको ज्यादा करता है। अगर कॉमन आयन है तो उनकी सोलबिलिटी क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी डिसॉल्व उसमें नहीं होते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर रहा, इतने टॉपिक। अब देखिए फोर्थ वन क्या होता है हमारे पास, साइज ऑफ सॉल्यूट। तो अब देखिए साइज ऑफ सॉल्यूट की बात करें तो अगर छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा, यानी साइज क्या होगी स्मॉल होगी तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बड़ी होगी तो ज्यादा नहीं और कम होगा, यानी साइज पे डिपेंड करती है। कितना क्लियर है, तो इतना तो हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे हम लोग
जैसे हम लोग ले लेते हैं आयोडीन, जैसे I2 ले लिया, अगर मैं इसको H2 में डिसॉल्व करूं तो क्या होगा, इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगी कम रहेगी, यानी आयोडीन की जो सॉल्युबिलिटी होगी H2O में ज्यादा होगी कम होगी। तो सब लोग देख लेंगे। तो यानी यहाँ I की बात करें तो ये क्या है, दोनों सेम सेम है, तो यानी इसका मतलब ये क्या होगी, जब भी सेम सेम रहे तो ऐसे भी नॉन मेटल ही है, यानी ये क्या होगा, हमेशा नॉन पोलर होगा। और H2 को हमने क्या बताया कि ये क्या होगा, पोलर, यानी कहने का मतलब ये क्या है, ये अध्रुवीय रहा और ये ध्रुवीय रहा। तो अभी हमने बताया कि क्या होगा, अगर अध्रुवीय रहेगा तो ध्रुवीय में सॉल्युबिलिटी होगी उसकी, नहीं होगी, तो यानी इसका मतलब I2 क्या होगा, H2 में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है ना, तो इतना चीज सब कुछ ध्यान रखेंगे, तो कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा तो फिर क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं होगी। तो इतना मैंने बता दिया। अब इसके बाद आता है solubility of gas in liquid। यानी द्रव में गैस की विलेयता। अब देखते हैं इसकी बारी। तो ध्यान रखिएगा, द्रव में गैस की विलेयता, तो हमारे पास क्या है कि अगर हम लोग ताप बढ़ाएं, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो द्रव में जो गैस की विलेयता होगी क्या होगी, तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन क्या आता है, यानी द्रव में गैस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे भी कर सकते हैं, प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर अफेक्टिंग, यानी फैक्टर अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले क्या हो गया, टेम्परेचर यानी ताप। पहले वाले में हम लोगों ने क्या देखा था, पहले वाले में हम लोगों ने यह देखा था कि जो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड की जो सॉल्युबिलिटी होती है किसमें, लिक्विड में, यानी ठोस की विलेयता द्रव में देखे थे हम लोग, अब क्या देख रहे हैं, गैस की द्रव में। ये सब लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से रखना है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि गैस क्या होगा, तो अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज का अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देंगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचे तो क्या होगा, फिर गैस बनेगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि ताप बढ़ाएंगे तो फिर से वो कैसे बनना है, तो सोल्यूबल होगा, वो नहीं होगा। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो गैस की सोल्युबिलिटी होती है लिक्विड में क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी द सोल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड इन, सॉरी, द सोल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब है कि अगर ताप बढ़ाया जाए, ताप को बढ़ाया जाए, मैंने ताप को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो जो सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, गैस की, कहां, इन लिक्विड, तो ये क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी एरो नीचे क्या बता रहा है, तो डिक्रीज हो रही है। तो ये फंडा सब लोग समझेंगे, ठीक है, एरो ऊपर मतलब बढ़ेगा तो नीचे वाला क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब सेकंड इसमें क्या होता है, इफेक्ट डालता है, हम लोग दो चीज, एक चीज को कंसीडर नहीं किए थे सॉलिड वाले में, तो अब उसमें को लेके ही बताया जाएगा। तो सेकंड होता है दाब, यानी प्रेशर, यानी प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है ये देख लेते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग किसी चीज को, गैस को दबाएं तो गैस को दबाने पर क्या होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या होता है, गैस लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, यानी इसका मतलब क्या होगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। तो यानी इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, यानी प्रेशर अगर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी गैस की विलेयता दाब बढ़ाने पर द्रव में क्या होती है, बढ़ती है। यानी यहाँ क्या हो गया, एवी एरो ऊपर, एवी एरो क्या हो गया, ऊपर, यानी कहने का मतलब प्रेशर आपने बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ी, किसकी, गैस की लिक्विड। क्लियर हो गया। अब इसी को लेके अगर सॉलिड की बात करें, यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी देयर इज नो इफेक्ट
ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, तो यानी अगर सॉलिड की यानी ठोस की विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इतना चीज क्लियर है आज। तो अब देखिए इसी को लेके हेनरी ने नियम दिया हुआ था, यानी जो गैस की विलेयता है यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस है इन लिक्विड, इसी को लेके हेनरी ने नियम दिया हुआ था, जो हम लोग आगे सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये तो हम लोग का सॉल्यूशन का अभी जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट पार्ट है, हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे कि